अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम चैप्टर नंबर 15 को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा टॉपिक है मीटर ब्रिज। जैसे आपको याद हो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो एक सिंपल सर्किट होता है जिस सर्किट को हम यूज़ करते हैं इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। और मैंने लास्ट में आपको ये बताया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज की मदद से हमारी दो ब्रिजेस हैं जिसको हम मीटर ब्रिज कहते हैं और पोस्ट ऑफिस बॉक्स कहते हैं जो उन पे काम करती हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज क्या है? तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ये जो मीटर ब्रिज है ये इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। अच्छा, यानी ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही काम करेगी। उसके बाद ये जो ब्रिज है हम इसको मीटर ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जो इसमें वायर यूज़ करते हैं उसकी लेंथ जो होती है वो 1 मीटर होती है। यहाँ पे आप ऐसे देखें, ये सारा अरेंजमेंट वुडन ब्लॉक पे होता है। ये कॉपर की स्ट्रिप है, इसको हमने पहले बेंड किया हुआ था। दो एंड्स पे हमने 90 डिग्री पे इसको बेंड किया हुआ है और बीच में से हमने कट करके इसके पोर्शन बना दिए हैं। अब ये जो है यहाँ B और C है, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस फिक्स करते हैं जो नॉन होती है और A और B के बीच में हम वो रेजिस्टेंस वो वायर लगाते हैं जिसकी रेजिस्टेंस अननोन होती है। और यहाँ A और C के दरमियान हम एक वायर यूज़ करते हैं और वो वायर मैग्नीन या कॉन्स्टेंट मटेरियल की होती है। वो वायर हम मैग्नीन और कॉन्स्टेंट की इसलिए रखते हैं क्योंकि उनका जो अल्फ़ा होता है वो वेरी लो होता है। अल्फ़ा मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन वायर का बिल्कुल 0 के बराबर रखते हैं। इसलिए रखते हैं ताकि टेम्परेचर डिक्रीज या इंक्रीज होने से उसकी लेंथ पे कोई भी फर्क जो है ना पड़े। तो मैंने यहाँ लिखा है द वायर यूज इन दिस ब्रिज हैज अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, दैट्स व्हाई नोन एज द मीटर ब्रिज। इसको हम मीटर ब्रिज इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें जो वायर यूज कर रहे हैं वो 1 मीटर की यूज कर रहे हैं। द वायर इज मेड अप ऑफ कांस्टेनिन एंड मैग्नीन। वायर जो इसकी होगी वो कांस्टेनिन या मैग्नीन की बनी होगी इसलिए क्योंकि दीज हैव लो वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब अगर आप व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सर्किट देखें तो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला जो सर्किट था वो कुछ इस तरीके का था। एक रेजिस्टर यहाँ लगा हुआ था, एक रेजिस्टर यहाँ पे, एक रेजिस्टर हमने यहाँ लगाया था और एक रेजिस्टर हमने यहाँ लगाया था। ये समझे A है, B है, C है और D है। यहाँ पे हमने लगाया था गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और यहाँ पे हमने लगाई थी बैटरी। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये वाला रेजिस्टर R1, R2, R3 और R4। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने 4 रेजिस्टर लगाए हैं। एक रेजिस्टर हमारा है X, एक रेजिस्टर है हमारा R और एक वायर हमने लगाई है और इसकी मदद से हमने गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर को हमने जॉकी से लगाया है। अब हम क्या करेंगे, जॉकी को इस कांस्टेंट वायर के ऊपर हम मूव करवाते जाएंगे, तब तक मूव करवाएंगे जब तक हमें नल पॉइंट दे दे। जब गैल्वेनोमीटर हमें नल पॉइंट देगा इसका मतलब है, सपोज करें अगर यहाँ पे हमें नल पॉइंट मिल गई है तो इसका मतलब है A और D के बीच में जो रेजिस्टेंस होगी वो Lx होगी और D और C के बीच में जो रेजिस्टेंस होगी वो Lr होगी। ये जो वायर हमारे पास है इसकी लेंथ जो है वो यूनिफॉर्म है और इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिफॉर्म है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी ना, Lx और Lr की जो रेजिस्टेंस होगी वो इनकी लेंथ पे डिपेंड करेगी, इसीलिए हम इनकी लेंथ लेंगे। यानी अगर आप ऐसे समझें, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है कि भाई R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4 होता है जब ब्रिज हमारी सेटिस्फाई होती है। तो अगर आप यहाँ देखें A और B के बीच में जो रेजिस्टेंस है हम उसको R1 कहते हैं, तो हम यहाँ पे उसको क्या कहेंगे, X। B और C के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसको R2 कहते हैं, यहाँ पे हम इसको कहेंगे R इज इक्वल टू। अब इस पोर्शन की जो लेंथ होगी ना, अब सपोज करें कि हमारा जो मैग्नीन मटेरियल है उसकी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ जो है ना वो रो है।
अगर रो इनकी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है तो टोटल जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगी ना, वो रेजिस्टेंस कैसे मिलेगी, रो एल एक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है, ए और डी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो R3 कहलाएगा, और यहाँ पे वो होगा रो एल एक्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे रो एल आर। रो से कैंसिल हो जाएगा, तो x फाइंड करने का रिजल्ट होगा एल एक्स एल आर मल्टीप्लाइड बाय आर। अब ये एल एक्स क्या है, तो एल एक्स है लेंथ ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट, यानी जहाँ पे हमें नल पॉइंट मिली है उसके लेफ्ट से कितना डिस्टेंस है, और जो डिस्टेंस लेफ्ट नल पॉइंट की राइट साइड पे होगा उसको हम एल आर कहेंगे। तो ये या तो आपको एल आर मिला होता है या तो एल एक्स मिला होता है, क्योंकि इसकी पूरी लेंथ 1 मीटर होती है। अगर मैं कहता हूँ एल एक्स 20 सेंटीमीटर है तो अंडरस्टूड है एल आर आपका 80 सेंटीमीटर होगा। तो फिर आप इस फार्मूले से जब सॉल्व करेंगे तो आपको अननोन रेजिस्टेंस जो है वो मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम मीटर ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो है ना वो एक कॉम्पैक्ट हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट है। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करेगी, पर मीटर ब्रिज क्योंकि वो लेंथ में या साइज में बहुत बड़ी होती है, ये एक कॉम्पैक्ट डिवाइस होती है जो एक बॉक्स के अंदर बंद होती है। It is a compact instrument which works on the principle of Wheatstone bridge। इसमें अंदर रेजिस्टेंस बिल्ट इन होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ए और बी के बीच में ये रेजिस्टेंस हमने क्रिएट किए हैं। इनके ऊपर यहाँ केप लगा होता है। अगर हम केप निकालेंगे इसका मतलब है हमने रेजिस्टेंस क्रिएट कर दी। अगर हमें ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस 1 ओम की क्रिएट करनी होगी तो ये केप हम निकाल देंगे। अगर 10 की क्रिएट करनी होगी तो ये वाला निकाल देंगे। तो ये रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में है, ये रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में है। इस तरीके से ए और डी के बीच में ये सारी रेजिस्टेंस हमारे पास है। हमने क्या किया है कि ये ए वाला जो टर्मिनल है हम इसको यहाँ ले आए हैं, और जो बी वाला टर्मिनल है हम उसको यहाँ ले आए हैं। यानी इसका मतलब ये होगा कि ए और बी हमारे ये टर्मिनल होंगे। अब अगर हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह देखें तो व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह हम इसको ऐसे देख सकते हैं। ये हमें दोबारा सर्किट बनाना पड़ेगा। तो ये 4 रेजिस्टर्स हो गए, और यहाँ पे हम लगाएंगे गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे हम लगाएंगे बैटरी। तो अगर आप देखें ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं वो P है, और बी और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो Q है। और इसी तरह डी और सी के बीच में ये देखें ये C है और ये D है। इनके बीच में हमने वायर लगाई है जिसकी रेजिस्टेंस हमें मेजर करनी है, तो हम इसको अभी कंसीडर कर रहे हैं R, इसको कह रहे हैं X। ए और डी के बीच में ये हमारे पास नॉन रेजिस्टेंस है, इसको हम कह रहे हैं R। तो इस तरीके से हम कीज निकालते जाएंगे तब तक जब तक हमें गैल्वेनोमीटर जो है वो नल पॉइंट दे दे। देखें गैल्वेनोमीटर बी और डी के बीच में लगा हुआ है, और जो बैटरी है वो बैटरी हम कहाँ लगाएंगे, सी और डी के बीच में लगाएंगे। तो सी और बी के बीच में यानी सी और ए के बीच में, तो यहाँ से हम इसे बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं सी और ए के बीच में। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, ये कीज ये रेजिस्टेंस निकालते जाएंगे, रेजिस्टेंस इंसर्ट करते जाएंगे तब तक जब तक हमें गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट दे दे। जब गैल्वेनोमीटर हमें नल पॉइंट देगा तो ये उसूल अप्लाई होगा R1 अपान R2 इज इक्वल टू R3 अपान R4। यहाँ पे R1 जो है वो P है, R2 जो है वो Q है, और R3 जो है R3 जो हमने अज्यूम किया है वो R है जो नॉन रेजिस्टेंस होगी, और R4 जो है वो X है यानी इस वायर की रेजिस्टेंस होगी। तो इस तरीके से जब हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा Q अपान P मल्टीप्लाइड बाय R। याद रखिएगा ये जो P अपान Q है हम इसको आर्म्स रेशियो कहते हैं। जब कोई भी न्यूमेरिकल मिलेगा तो आपको आर्म्स रेशियो मिलेंगे, तो P अपान Q को हम कहेंगे आर्म्स रेशियो। तो फिर जब आपको आर्म्स रेशियो मिलेंगे, नॉन रेजिस्टेंस मिलेगा, तो आप अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर देंगे। अच्छा, इस इंस्ट्रूमेंट को हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्यों कहते थे, तो इस इंस्ट्रूमेंट को पोस्ट
पोस्ट ऑफिस बॉक्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि पुराने दौर में हम इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से टेलीग्राफ वायर्स की रेजिस्टेंस मेजर करते थे। तो मैंने लिखा है इट वाज यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ टेलीग्राफ वायर्स, दैट्स व्हाई नोन एज मीटर ब्रिज, इसलिए इसको दैट्स व्हाई नोन एज पोस्ट ऑफिस बॉक्स, इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स कहा जाता है। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। देखें जो पोटेंशियोमीटर होता है वो एक किस्म का आइडियल वोल्ट मीटर होता है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि आइडियल वोल्ट मीटर वो होता है जो करंट ड्रा नहीं करता, और पोटेंशियोमीटर हम आगे जाके देखेंगे कि जब पोटेंशियोमीटर कहीं पे भी पोटेंशियल मेजर करता है तो उस टाइम पोटेंशियोमीटर में करंट फ्लो नहीं होता है। सो इट इज एन आइडियल वोल्ट मीटर बिकॉज इट डज नॉट ड्रा एनी लोड करंट। याद रखिएगा एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आइडियल वोल्ट मीटर है, तो याद रखिएगा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से हम क्या कर सकते हैं, इट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल का ईएमएफ जो है कंपेयर कर सकते हैं। एंड टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और किसी भी सेल की हम इंटरनल रेजिस्टेंस को भी डिटरमिन कर सकते हैं। याद रखिएगा रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम ओम मीटर यूज करते हैं, पर ओम मीटर से हम कभी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। अगर हमें सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करनी है तो उसके लिए हम जो है पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे। पोटेंशियोमीटर जो है वो किस उसूल पे काम करता है तो समझें, इट वर्क्स ऑन द फैक्ट, ये इस हकीकत पे वर्क करता है दैट व्हेन अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू अ यूनिफॉर्म वायर, जब कोई कांस्टेंट करंट एक यूनिफॉर्म वायर में फ्लो करेगा, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर बिटवीन दीज टू पॉइंट। अब देखें, सपोज करें ये हमने एक सेल लगाया और ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की एक वायर है। पोटेंशियोमीटर में बेसिकली पोटेंशियोमीटर होता क्या है, तो हम कहते हैं एक यूनिफॉर्म वायर होती है जो हम किसी बोर्ड पे लगा देते हैं, इसको हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। अब पोटेंशियोमीटर का हम असूल समझते हैं। पोटेंशियोमीटर इस फैक्ट पे काम करता है कि जब इस वायर में, ये वायर यूनिफॉर्म है और जब इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा तो दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इनकी लेंथ पे डिपेंड करेगा। मसलन अगर हम ए और बी पॉइंट्स, ए और सी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहते हैं, या अगर हम ए और डी के बीच में देखना चाहते हैं, तो ए और सी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कम होगा, ए और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। करंट कैसे फाइंड करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AC, इसका फार्मूला होगा करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस बिटवीन AC। करंट कैसे मिलेगा, करंट मिलेगा टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। इस वायर का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, हम सपोज करते हैं कि इस वायर की रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है इस वायर की अगर रो है तो इसकी टोटल रेजिस्टेंस हमें मिलेगी लेंथ AB, यानी लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर। यहाँ से हमें टोटल रेजिस्टेंस मिलेगी। और रेजिस्टेंस ऑफ AC, रेजिस्टेंस ऑफ AC कैसे मिलेगा, रो मल्टीप्लाइड बाय लेंथ AC, तो रो से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से हम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। तो ये वोल्टेज हम फाइंड कर सकते हैं A और C के बीच में। और ये वाली जो टर्म है, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म आ रही है, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम पोटेंशियोमीटर में जो हमने सेल यूज किया होगा उसका EMF देखेंगे और हम पोटेंशियोमीटर की लेंथ देखेंगे। ये जो AB है ये पोटेंशियोमीटर की टोटल जो है वो लेंथ है। तो
हम स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ हमें पता होगा और इसी तरीके से हमें पोटेंशियोमीटर की लेंथ पता होगी। तो यहाँ से हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल के फिर जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं उसकी लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम ए और डी के बीच में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लेंथ ए डी को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी ही उसूल को देखकर हम आपसे अब डिस्कस करेंगे कि हम एक सेल का ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे और हम दो सेल का ईएमएफ कैसे कंपेयर करवाएंगे। तो आप ये पहले नोट कर लें, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया आप लोगों को थोड़ी देर पहले कि पोटेंशियोमीटर जो होता है वो किसी सेल का ईएमएफ भी कैलकुलेट कर सकता है। तो वो सर्किट मैंने बनाया है, ये सर्किट किसी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर रहा है। एक हमारे पास स्टैंडर्ड सेल है जिसका ईएमएफ हमें पता है, इसको हमने यहाँ पे लगाया है और इसकी वजह से इस वायर में यूनिफॉर्म करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया है, एक दूसरा सेल भी इसके साथ पैरेलल में लगा दिया है और जब दूसरा सेल हमने इसके साथ लगा दिया है, अब इसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है और गैल्वेनोमीटर के साथ हमने जॉकी लगाई है। अब हम इस वायर पे इस जॉकी को रन करेंगे, तब तक रन करेंगे जब तक हमें गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे। सपोज करें अगर इस पॉइंट पे हमें जीरो डिफ्लेक्शन मिल गई है, तो इसका मतलब है जीरो डिफ्लेक्शन हमें गैल्वेनोमीटर तब देता है जब जितना पोटेंशियल ऊपर हो उतना पोटेंशियल नीचे हो, यानी जितना पोटेंशियल पॉइंट डी पर है उतना ही पोटेंशियल इस सेल का है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर हमें जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज जो है सेम है, इसीलिए गैल्वेनोमीटर हमें जीरो वोल्टेज दे रहा है। अब थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया था, इसका मतलब है अब हमें अगर इस सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें वोल्टेज चाहिए ए और डी के बीच में। तो ए और डी के बीच में वोल्टेज कैसे मिलेगी, तो वो मिलेगी टोटल जो सेल का ईएमएफ होगा उसको मैं पूरे लेंथ से, यानी पोटेंशियोमीटर की लेंथ से डिवाइड करूंगा जहां से पोटेंशियल ग्रेडियंट मिलेगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा लेंथ ए से लेकर डी तक। तो जब मैं लेंथ ए से लेकर डी तक मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे इस सेल का ईएमएफ का पता हो जाएगा। और इस दौरान आपने देखा कि जब ईएमएफ सेल का मेजर हम कर रहे थे तो उस दौरान जो है गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट फ्लो हो रहा था। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा पोटेंशियोमीटर है वो एक आइडियल वोल्टमीटर है। पोटेंशियोमीटर यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। पोटेंशियोमीटर दो सेल का ईएमएफ भी कंपेयर करवा सकता है। अब कैसे, ये देखें हमारा स्टैंडर्ड सेल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम की वन क्लोज करेंगे, की वन क्लोज करके हम इसकी नल पॉइंट देखेंगे। सपोज करें इसकी नल पॉइंट जो है 1 पे मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे ओपन, तो हमें E1 मिल जाएगा। E1 कैसे मिलेगा, तो उसका फार्मूला है ES डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर एंड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ 1। यहाँ से हमें E1 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस की को ओपन करेंगे और इस की को क्लोज करेंगे, यानी अब हम सर्किट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे E2। और अगर E2 का EMF भी इतना ही होगा तो हमें नल पॉइंट यहाँ मिल जाएगी। पर अगर E2 का EMF कम होगा तो फिर हमें नल पॉइंट थोड़ी सी यहाँ मिलेगी। अगर E2 का EMF ज़्यादा होगा तो फिर नल पॉइंट थोड़ी सी आगे मिलेगी। सपोज करें हमें नल पॉइंट यहाँ पर मिल रही है, तो फिर हम E2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, ES L मल्टीप्लाइड बाय L2। अगर हम इनका रेशो निकालना चाहते हैं तो रेशो जब आप निकालेंगे तो आप देखें ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इनका रेशो होगा E1 अपान E2 इज इक्वल टू L1 अपान L2। तो ये मैंने फार्मूला लिखा है। L1 है लेंथ ऑफ नल पॉइंट व्हेन E1 वाज इंट्रोड्यूस और L2 है लेंथ व्हेन E2 लेंथ ऑफ नल पॉइंट व्हेन E2 वाज इंट्रोड्यूस। तो इसका मतलब होगा E1 अपान E2 इज इक्वल टू L1 अपान L2। आप कह सकते हैं कि पहले
सेल नंबर 1 का ईएमएफ ज़्यादा होगा सेल नंबर 2 से अगर L1 इज ग्रेटर देन L2 है। पर अगर सपोज करें अगर L1 छोटा है L2 से तो हम कहेंगे जो सेल 1 का ईएमएफ है वो सेल 2 का जो ईएमएफ है उससे कम है। तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास एक लास्ट टॉपिक होता है चैप्टर नंबर 15 में, जिसको हम कहते हैं एवोमीटर। एवोमीटर जो है वो A स्टैंड फॉर एमीटर, V स्टैंड फॉर वोल्टमीटर, O स्टैंड फॉर ओहमीटर। यानी हम कहते हैं कि एवोमीटर एक किस्म का मल्टीमीटर होता है जिसमें हम सिंगल गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं और उसके साथ हम फंक्शन सिलेक्टर स्विच यूज करते हैं। यानी स्विच की मदद से हम उसका फंक्शन सिलेक्ट करते हैं कि अब हम इस इंस्ट्रूमेंट को एज अ वोल्ट मीटर के तौर पे चलाएंगे या हम इसको एज अ ओम मीटर के तौर पे चलाएंगे या हम इसको एज अ जो है वोल्ट मीटर के तौर पे चलाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं इट इज अ मल्टी रेंज, और इसमें रेंजेस भी बहुत ज्यादा होती हैं। इट इज मल्टी रेंज एमीटर, वोल्ट मीटर एंड ओम मीटर। तो एवोमीटर को हम कभी कभी यूनिवर्सल मीटर भी कहते हैं। यूनिवर्सल मीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे हम सारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज मेजर कर सकते हैं। एवोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर द करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हम एवोमीटर से क्या क्या मेजर कर सकते हैं। तो एवोमीटर से हम करंट भी मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं और रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 15। हमारी एक कोशिश थी, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, तो जो मेन बातें थी चैप्टर नंबर 15 की तकरीबन मैंने सारी आप लोगों को बता दी हैं। आप इस चैप्टर के MCQs भी देखें। इंशाल्लाह मैं टेस्ट भी आपको फिजिकल क्लासेस में दे दूंगा या अपलोड भी करवा दूंगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं, देखें MCQs। अच्छा, इस चैप्टर के जो ज़्यादातर MCQs आते हैं ना वो यही आते हैं कि हम गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे, हम गैल्वेनोमीटर से ए मीटर कैसे बनाएंगे, या व्हीटस्टोन ब्रिज पे कौन कौन सी ब्रिजेस जो हैं वो वर्क करती हैं, या कभी कभी व्हीटस्टोन ब्रिज पे न्यूमेरिकल आ जाएगा, कभी कभी एम मीटर पे न्यूमेरिकल आएगा, वोल्ट मीटर पे आएगा, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको करवाए हैं। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। So in Wheatstone bridge, if R1 is 20, R2 is 40, R3 is 60, find R4। तो हमें पता है कि Wheatstone bridge का उसूल है R1 upon R2 is equal to R3 upon R4। तो R1 की जगह हम रखेंगे 20, यहाँ रखेंगे 40, R3 की जगह रखेंगे 60, R4 हमें फाइंड करना है। तो ये होगा 1/2। तो R4 हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 120। तो इसका राइट ऑप्शन जो है C होगा। उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज पे मैंने बताया था मीटर ब्रिज भी काम करती है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी काम करती है, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा बोथ A एंड C। उसके बाद एक न्यूमेरिकल है, इन मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज ऑब्टेन 25 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट। इसका मतलब है ये LX दिया जा रहा है विथ नॉन रेजिस्टेंस, और जो नॉन रेजिस्टेंस है वो है 45 ओम्स। अच्छा, अगर LX 25 है तो LR आपको नहीं दिया जाएगा, LR आप खुद फाइंड करेंगे। LR कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है पूरे मीटर ब्रिज की लेंथ 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर होती है, तो ये 25 हो गई, तो अंडरस्टूड है LR जो है 75 होगी। अब यहाँ से आप अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। फार्मूला हमने पढ़ा था, वो फार्मूला था LX अपॉन LR मल्टीप्लाइड बाय R। तो LX जो है हमारा 25 है, ये 75 है, R जो है वो 75 है, सॉरी 45 है, तो 1 और 3 और ये 15। तो इसका राइट ऑप्शन जो है 15 होगा। उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे फोकस करें इसको। So in post office box the arms ratio are 10:1। arms ratio हम किसको कहते हैं,
P अपान Q को ये 10/1 है, एंड द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, और जो नॉन रेजिस्टेंस इसमें हमने सेट की है वो 20 ओम की है। आपसे अननोन रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो अननोन रेजिस्टेंस का फार्मूला मैंने बताया था Q अपान P मल्टीप्लाइड बाय R। ये जो आर्म्स रेशो मिलता है ये P अपान Q होता है, तो जो भी आपको आर्म्स रेशो मिलेगा आप उसका इन्वर्स करेंगे। तो जब आप इसका इन्वर्स करेंगे तो ये होगा 1/10, नॉन रेजिस्टेंस 200 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 200, तो ये हो जाएगा 20 ओम। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पे फोकस करें, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट एक्यूरेटली। तो जब एक्यूरेसी की बात होगी ना तो हम कहेंगे कि सबसे जो बेस्ट एक्यूरेसी के हिसाब से जो हमारा मीटर है जो वोल्टेज मेजर कर सकता है वो है पोटेंशियोमीटर। तो इसका ऑप्शन सी होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन है द एक्यूरेसी ऑफ पोटेंशियोमीटर डिपेंड्स अपॉन। तो पोटेंशियोमीटर की जो एक्यूरेसी होती है वो डिपेंड करती है लेंथ पे। जितनी लेंथ पोटेंशियोमीटर की ज़्यादा होगी उतनी उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा लेंथ ऑफ इट्स वायर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है द पोटेंशियोमीटर इज नोन एज आइडियल वोल्टमीटर बिकॉज। तो पोटेंशियोमीटर को हम आइडियल वोल्टमीटर क्यों कहते हैं? तो थ्योरेटिकल डिस्कशन में मैंने बताया हुआ है कि जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है वो आइडियल वोल्टमीटर इसलिए होता है क्योंकि वो करंट ड्रा नहीं करता। तो हम कहेंगे इट डज नॉट ड्रा करंट। उसके बाद क्वेश्चन है द पोटेंशियोमीटर वाज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स इफ रेशियो ऑफ देयर नल पॉइंट्स इज 1:3 देन रेशियो ऑफ देयर ईएमएफ। तो ईएमएफ का रेशियो 3:1 होगा या 1:9 होगा या 3:9:1 होगा या 1:3 होगा। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ईएमएफ का जो रेशियो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा उनकी नल पॉइंट्स पे। तो नल पॉइंट्स का रेशियो अगर 1:3 है तो ईएमएफ का रेशियो भी 1:3 होगा। इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी होगा। तो चैप्टर नंबर 15 का लास्ट क्वेश्चन देखें, एवोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। तो एवोमीटर एक यूनिवर्सल मीटर है, आप उससे करंट भी मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ दीज होगा। तो इसी तरीके से जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किए, पिछले लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किए। तो चैप्टर नंबर 15 के मैंने इंपॉर्टेंट बातें भी आप लोगों को बता दी कि आप लोगों को पढ़ना है कि भाई गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनेगा, गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनेगा, पोटेंशियोमीटर को आइडियल वोल्ट मीटर क्यों कहते हैं। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। तो आप इनको अच्छे तरीके से नोट करें, फिर इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में चैप्टर नंबर 17 या उससे ऑनवर्ड हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।